की पूरी तैयारी की मेरे हर भाई बहन के आए फुल मार्क्स एग्जाम में। तो कौन मेरा भाई बहन रेडी है? आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तुम्हें कोई डाउट्स है, कुछ नहीं आ रहा है, रिविजन करना है, एवरीथिंग वी विल कवर। अब पढ़ते हैं पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। एक एक कोने से सभी टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। मैं जो बच्चे जो है नोट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे जो है तो वो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना, आई विल गेट असाइड, मुझे लाइव चैट में बता देना और कोई क्वेरीज हो तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्ट्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो। पूछा इसमें ये गया कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते क्या हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमें रिलेशनशिप बनाती है हमारा अर्थ से, जो लिविंग फॉर्म्स है, यानी कि इंसान जो है, इंसान धरती पे, इंसान का धरती से पूरी जो नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे पास साथ है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, वो सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में कवर करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज एज फॉलोज। भाई ये इंग्लिश पढ़ के कंफ्यूज मत हो ना, सब्जेक्ट मैटर ये पूछ रहे हैं कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हो। नहीं आ रहा समझ, 30 मिनट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे जाके पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला रीजन हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का, नंबर 1 हाईलाइट कर रही हूं यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड है या फिर जो नेचुरल वर्ल्ड आप कह सकते हो, यानी कि हमारा पेड़ पौधे, धरती, जो हमारा पूरा का पूरा धरती है, उसके साथ ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप को समझने के लिए गाइस हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा रीजन हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने का, टू स्टडी द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना को पढ़ने के लिए कि भैया कौन से एरिया में जो है हमारी पॉपुलेशन जो है, कितनी पॉपुलेशन है, स्पेशल मतलब कि अलग अलग एरियाज की नॉलेज लेने के लिए। नेक्स्ट जो है सोशल इकोनॉमिक वेरिएशन समझने के लिए। सोशल इकोनॉमिक वेरिएशन पता है ना, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा कोई कोई ऐसी कंट्रीज है वहां ज्यादा डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकली वो ज्यादा डेवलप है, उनका ज्योग्राफिकल रीजन भी हो सकता है कि भैया अच्छा ठीक है वो उस एरिया में है। और सोशल फैक्टर्स को भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो सोशल फैक्टर्स होते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन कास्ट, एनीथिंग एल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, सब चीजें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या 3 चीजें पढ़ते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, पहला रिलेशनशिप पढ़ना होता है हमें अर्थ का, नेचुरल फिजिकल एनवायरनमेंट का और ह्यूमन बींग्स का। दूसरा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि लोग कहाँ कहाँ कैसे हमारी कंट्रीज में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। हम पढ़ेंगे ना अभी पॉपुलेशन अगले चैप्टर में कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, ऑल दैट। एंड थर्ड इज द सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई वो कंट्री डेवलप है, ह्यूमन डेवलपमेंट अगला आप चैप्टर पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट हम किन पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। तो 3 है, सिंपल याद कर लो, पहला रिलेशनशिप जानना, दूसरा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस। 3 कीवर्ड्स देख लो, पूरा आंसर खुद बना देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। अब ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। देखो हमने 2 चीजें पढ़ी हैं अपने पूरी की पूरी बुक में, एक हमने पढ़ा था हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड और दूसरा हमने पढ़ा था अपना वो दैट हम जो है जो ह्यूमन बींग्स है वो इन्वायरमेंट के जो है रूल्स के हिसाब से चलते थे। तो ये सेकंड वाला है, इसको पॉसिबलिज्म भी बोला जाता है। देखो पहले ना हम प्रिमिटिव सोसाइटी में रहा करते थे, तब टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तो हम नेचर के रूल्स के हिसाब से चलते थे। भाई गर्मी है तो गर्मी झेलनी पड़ेगी, ठंड है तो ठंड झेलनी पड़ेगी। बट जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, तो गर्मी थी तो भैया एसी बना लिया, ठंड थी तो हीटर बना लिया। ये एग्जाम्पल भी लिख दोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज, मतलब ये आपसे पॉसिबलिज्म एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के यही पूछा जाएगा कि ह्यूमन बींग्स ने नेचर के साथ जो है उसको ह्यूमनाइज कैसे करा। पहले तो हम नेचर के रूल्स के हिसाब से चलते थे, भाई गर्मी है तो बहुत प्रिमिटिव लेवल पे, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। बट तब जमाने में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट आया, जैसे आग जला के जो
कच्चा खाना था तो आग इन्वेंशन हुई, एंड देन पका हुआ खाना खाना शुरू हुआ। धीरे धीरे आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं दैट जब देखो हम लोगों को डीएनए एंड जेनेटिक्स के सीक्रेट पता चले तो हम बहुत सारी डिजीजेस को ओवरकम करना जान पाए। जैसे जैसे हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और पता चली, हमने डैम्स बनाए, रिजर्वॉयर्स बनाए, कैनाल्स बनाए, अब हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भाई ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की स्टेट से पॉसिबिलिज्म की स्टेट में आए हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब कि एनवायरमेंट के जो है रूल्स के अंदर हम रह रहे हैं। पॉसिबिलिज्म मतलब क्या हुआ कि अब टेक्नोलॉजी की मदद से हम एनवायरमेंट को और अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैंने जानबूझकर पहले पॉसिबिलिज्म का क्वेश्चन रखा है, बाद में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल डेटलिज्म, ठीक है। हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज, यानी कि नेचर ह्यूमंस के हिसाब से चल रहा है। ये भी नहीं कहेंगे नेचर हमारे हिसाब से कभी नहीं चल सकता है, यानी कि ह्यूमंस नेचर को एक्सेस अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आप दोबारा इसका लाइन बाय लाइन रीड करके एक बार बता देती हूँ। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई हमने ऐसा क्या करा कि हम नेचर को जो है पॉसिबल कर पाए, हम कि भाई हम नेचर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए और हमारा जो है आसानी से हम अपनी लाइफ जी पाए। तो इट वाज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और सिर्फ ये आज की टेक्नोलॉजी आप मत समझो, जो जो नए इन्वेंशन हुए वो सब टेक्नोलॉजी में आएंगे। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। ये इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, इसे मार्क कर लो। इंसान को टेक्नोलॉजी भी कब समझ में आई, जब हमने नेचर के लॉस को समझा, नेचुरल लॉस को समझा, तब हमने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करा। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस टू डिस्कवर फायर। जब हमें फ्रिक्शन हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये लॉस समझ में आए, तब हमने जो है फायर जो है उससे हमें फायर इन्वेंशन मिली। सिमिलरली, अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स। जब हमें इनके लॉस पता चले तो हम बहुत सारी डिजीजेस को ओवरकम कर पाए, ठीक है। विद सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। सोशल डेवलपमेंट होता है, कल्चर डेवलप होता है, इकोनॉमिक डेवलप होता है, तो हम नई नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और इसी वजह से, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, ह्यूमन मूव्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम एंड क्रिएटेड पॉसिबिलिटी विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट इन द वे नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। अब ये वाला एग्जाम्पल में ये लाइन से एंड जरूर करना है। मतलब क्या हुआ, ह्यूमन मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी। पहले क्या था भाई, खाना मिल रहा है, कच्चा है, खा लिया। बारिश आ रही है, रहना पड़ेगा बारिश में। ठंड है, ठंड में रहना पड़ेगा। जब बस जिंदगी चल रही थी, बट जैसे जैसे हमने नेचर के लॉस को समझ के टेक्नोलॉजी हासिल करी, तो उस टेक्नोलॉजी से हमने क्या करा, हम स्टेट ऑफ फ्रीडम में आए। भाई ठंड है तो हीटर चला लिया, गर्मी है तो एसी चला लिया, ठीक है। डिजीजेस है, पहले जमाने में कितने डेथ रेट्स हाई थे, क्यों थे, क्योंकि डिजीजेस का इलाज नहीं था। धीरे धीरे हमने नेचर के लॉस को समझा, हमने अब जो है अपनी ह्यूमन बॉडी को समझा और हम इलाज लेकर आए, ठीक है। तो अब हम स्टेट ऑफ फ्रीडम में हैं, ठीक है। एंड हमने पॉसिबिलिटी क्रिएट्स करी विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। और अब भी रिसोर्सेज तो नेचर से लिए, ऐसा तो नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए जितनी भी हमें रिसोर्स हम कहीं खुद से लेकर आए थे, नहीं, सब कुछ हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। इन दिस वे नेचर गेट ह्यूमनाइज, यानी कि नेचर ह्यूमंस के साथ जो है उनके साथ में कंपैटिबिलिटी में रहना शुरू हो गया। पहले हम नेचर के डोमिनेशन में रहते, जैसे आप समझो नेचर की और ह्यूमंस की, दे आर इनटू अ मैरिज, ठीक है। मैरिज हो रखी है, शादी हो रखी है नेचर की ह्यूमन की। पहले नेचर डोमिनेटिंग था, बट जैसे ही टेक्नोलॉजी का सहारा लिया ह्यूमंस ने, देन ह्यूमंस डोमिनेटिंग हो गए, ठीक है। ये आपका सिस्टम चल रहा है इसमें। अब पढ़ते हैं हम दूसरा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, हाउ डिड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब ये देख लीजिए आप, मैंने जानबूझ के आपको ये क्वेश्चन सेकंड पे कराया है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, the concept of determinism explains that human is a passive agent influenced by environmental factors, that are factors like climate, flora, fauna, etc. Naturalization of humans mean where nature is stronger than humans and therefore humans are controlled by nature. Naturalization of human मतलब
कि जिस ज़माने में नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कौन सा, प्रिमिटिव एजेस जैसे हो गई, जब जो है खाना कच्चा खाया करता था, बारिश थी तो बारिश में रहना पड़ेगा, गर्मी है बहुत तो गर्मी में रहना पड़ेगा, वहाँ पे नेचर डोमिनेट था। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वॉज बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन, मैंने कहा ना प्रिमिटिव एज में था, प्रिमिटिव एजेस में ये होता था। एट दैट टाइम फोर्सेस ऑफ नेचर वर स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूमन स्ट्रगल टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। उस समय पे नेचर की फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ह्यूमन बींग स्ट्रगल करते थे। ह्यूमंस वर पैसिव एजेंट्स, दिस गेव राइज टू द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब नेचर है डोमिनेट, ह्यूमनाइज, और आपका वो आ जाएगा सेकेंड वाला पॉसिबिलिज्म, मतलब ह्यूमंस डोमिनेटिंग है। इस पे पता नहीं भर भर के एमसीक्यू भी आ सकते हैं, अलग से भी प्रिपेयर करवा दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए। और जो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, बस जाके एक गाइड चेक कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब अगला पढ़ते हैं, व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिफिथ टेलर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको क्रिस्टल क्लियर कर लो, मार्क कर लो इसको। देखो अब ये आए थे हमारे ग्रिफिथ टेलर जी, एक वो, हाँ, इन्होंने कहा भैया कि ऐसा तो कुछ नहीं होता कि भाई एक समय पे एनवायरनमेंट ये था पॉसिबल, नहीं भैया, दोनों को साथ में कंपैटिबिलिटी से रहना चाहिए। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया जिसको बोला गया नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर उसको बोला गया स्टॉप एंड गो। इन्होंने इसका ट्रैफिक लाइट से कंपैरिजन करा। इन्होंने कहा कि देखो ह्यूमन बींग्स ने डेवलपमेंट करना शुरू करा, ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर को क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया। बट एक समय ऐसा भी आता है जब इन्वायरमेंट हमें जो है सिग्नल्स देते हैं दैट वी हैव टू स्टॉप। जैसे रेड लाइट होती है, तो अगर आप रेड लाइट पे स्टॉप नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होगा ना, डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। अगर रेड लाइट है, सामने वाले को लग रहा है और सामने वाला रुक जाएगा और तुम तो चले जा रहे हो, तो उसको तुम्हारा दोनों को एक्सीडेंट होगा। सिमिलरली ये समझा रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी और तुम नेचर को जो है डोमिनेट करते रहोगे, तो इन दैट स्टेज आपको जो है एक्सीडेंट होगा, क्योंकि नेचर को भी ओवरकम करने। अब हमने इतनी पॉल्यूशन कर दी, तो अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि हम पॉल्यूशन लेवल्स लो करें। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था तब नेचर ने हमें अलाउ करा कि हाँ ठीक है लगाओ इंडस्ट्रीज। अब जब इतनी हमने पॉपुलेशन हाई कर दिया, हमने इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया, तो अब टाइम है कि हम नेचर को हील होने का टाइम दे। तो ये चीज़ उन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन के थ्रू दी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि भाई पहले ज़माने में ही एनवायरमेंट नेचर जो है डोमिनेटिंग था, नहीं, अभी भी अगर हम जो है नहीं सुनते हैं नेचर की, देन हमें जो है, हम अपने आप देखते हैं हमें नेचुरल कैलेमिटीज़ का सामना करना पड़ता है। हम लोगों को कितने नेचुरल कैलेमिटीज़ का सामना करना पड़ता है। अर्थक्वेक आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो नेचर तो हमें अभी भी सिग्नल दे रहा है, नेचर का डोमिनेशन अभी भी है। ऐसा नहीं है नेचर डोमिनेशन नहीं है, नेचर का डोमिनेशन है, इंसान सुन नहीं रहे हैं। तो यही चीज़ ग्रिफिथ टेलर ने बनाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। इन्होंने कहा कि एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। एग्जाम में आने मध्यम मार्ग कहना, हिंदी कहाँ से आ गई भाई, तो कंफ्यूज मत होना। मध्यम मार्ग उन्होंने खुद एक्सप्लेन करा। उन्होंने कहा एक मिडिल पाथ है बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, कि एनवायरमेंट का जहाँ पे डोमिनेशन था और जहाँ ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर को एक्सेस करना शुरू करा, उसके बीच में एक मध्यम मार्ग है। और वो उन्होंने कहा इट कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। वो फॉलोइंग पॉइंट्स मैंने आपको रेड लाइट के एग्जाम्पल से बता दिए हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट एनविजेजेस की जगह कौन एक्सप्लेन लिख सकते हो, दैट देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट, उन्होंने कहा देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम, या फिर पॉसिबिलिज्म। ऐसा कुछ नहीं होता है, दो एक्सट्रीम कहीं भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग कैन इनहिबिट नेचर बाय ओबेइंग टू इट एज पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन अ लिमिट। वो कह रहे हैं पॉसिबिलिटी, आप कह रहे हो ना टेक्नोलॉजी का यूज करके तुम नेचर के डोमिनेट करो, नहीं, वो लिमिट में हो सकता है। आपको नेचर की बात अभी भी माननी पड़ेगी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी कॉजेज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसेंडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडिंग लैंड्स। और इनका आफ्टर इफेक्ट हमें खुद ही झेलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई तो हम नेचर को कहे भैया अब तो ह्यूमंस डोमिनेटिंग हो गए, नहीं। अब है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का टाइम, अब है न्यू डिटर्मिनिज्म का टाइम, कि हम जब नेचर हमें सिग्नल दे रहा है, अर्थ हमें सिग्नल दे रही है, देन वी शुड स्टॉप। हम नेचर को हील होने का टाइम दे, फिर दोबारा अपना डेवलपमेंट प्रोसेस चलाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्लिक द स्क्रीनशॉट, इस पे बहुत एमसीक्यू भी आ सकते हैं, वो भी कवर कर लेंगे।
देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट। अभी एक्सीडेंट की एग्जांपल से ही तो बताया मैंने, ये आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, जस्टिफाई करो इस बात को। अभी तुम कंफ्यूज होता थे अगर मैंने तुम्हें हिंदी में ये एग्जांपल नहीं दिया होता। ये चीज ग्रिफिथ टेलर ने समझाई कि हाँ पॉसिबिलिज्म में हो आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, आप नेचर को एक्सेस कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक्सट्रीम एंड पे चले जाओ कि पॉसिबिलिज्म की टेक्नोलॉजी है तो कुछ भी कर लोगे। नहीं, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, यू आर एक्सेसिंग नेचर, बट आप नेचर के रूल्स को अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो नेचर विल गिव यू सिग्नल्स एंड आप नहीं रुकोगे तो होंगे एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया है, वी नो दैट वी आर इन डेंजर, वाटर क्राइसिस इतनी हो चुकी है, कई ऐसी कंट्रीज है वहाँ इतना पॉल्यूशन है, कहीं पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो ये क्या है? ये यही तो है जो नेचर ने हमें सिग्नल दिया और हमने नहीं सुना। तो इन दिस स्टेटमेंट द थॉट ऑफ पॉसिबिलिज्म इन विच मैन वॉज टेकन एज फ्री एंड कंट्रोल एंड मास्टर्स ऑफ अनलिमिटेड पावर हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, जिसमें मैन को फ्री कहा जा रहा था कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो मास्टर हो गए हैं मैन, उसको क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि इस एज अ फ्री रन का कॉन्सिक्वेंस, अगर आप ऐसे फ्री रन करते रहेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा भैया, ये जितने भी इफेक्ट्स हो रहे हैं ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, पॉल्यूशन, डिजीजेस, कुछ ऐसी डिजीजेज जिनका इलाज नहीं हो सकता है, ये उसी सब का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया हो तो ठीक है, वरना बैक करके कर सकते हैं आप। नेचर एंड ह्यूमंस आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स, जस्टिफाई। यस, आपको याद होगा कि एक डायकोटॉमी चल रही थी इस चैप्टर में, ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर में, कि भैया इसे नोमोथेमिक अप्रोच से पढ़े या दूसरी वाली अप्रोच से पढ़े। तो तब ये डायकोटॉमी एंड ये कैसे हुई थी कि नेचर और ह्यूमन बींग्स इनसेपरेबल एलिमेंट्स है, आप दोनों को एक तरीके से पढ़िए या दूसरे तरीके से पढ़िए, बात एक ही है। तभी हम नेचर और ह्यूमन के लिए ऐसे मेटाफर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि माउथ ऑफ द रिवर, फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, आई ऑफ द स्टॉर्म। तो यानी कि ये हमारे जो नेचर और ह्यूमन बींग्स है वो इनसेपरेबल है। ठीक है, स्टेट 6 डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड स्टेट एनी 6 सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपको पूरा अच्छे से लर्न करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे आपको लर्निंग करना जरूरी है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को आप मेरी पुरानी वीडियो जाके भी देख सकते हो, नहीं तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप नोट्स में से पढ़ लेना, नहीं तो एनसीईआरटी में से ये दोनों चार्ट्स को एक बार रीड जरूर करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज द नॉलेज ऑफ नेचर इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। वही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में पूछ लिया गया है कि भाई नॉलेज ऑफ नेचर क्यों जरूरी है टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, क्योंकि गाइज जब हमें नेचर की नॉलेज होगी तभी हम टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज का है, बस थोड़ा सा जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है, आंसर वही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल से ऐसे बता दिया है कि आप सबको समझ में आ जाएगा नेचर कैसे ह्यूमनाइज हुआ, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो विद सोशल कल्चर डेवलपमेंट ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, दे क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज विद द एनवायरनमेंट, नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज। यानी कि नेचर ने भी हमें अलाउ करा, इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। नेचर गिव्स एन अपॉर्चुनिटी एंड मैन सस्टेन्स। ऐसा नहीं है नेचर के बिना परमिशन, नेचर ने हमें समझाई चीजें, नेचुरल लॉज हमें समझ में आए और हमने टेक्नोलॉजी बनाई। इन दिस वे ग्रेजुअली ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर टेक प्लेस। और ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने डैम्स बनाए, हमने कैनाल्स बनाए, और कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको मेंशन करना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमनिस्टिक एंड वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये जो आपकी वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट है और आपकी ये जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, तीनों का आंसर जो है एक बार मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगी, और आप चैप्टर में से जाके ये तीनों थ्योरीज को समझ लीजिए। मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि मुझे जल्दी से अगले चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट करने हैं। आप चैप्टर वाली वीडियो लिंक कर दिए, वहाँ से जाके स्किप करके बस वहां से समझ लो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लीव नहीं करना है, तीनों स्कूल ऑफ थॉट को। एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। वेलफेयर स्कूल ऑफ जो थॉट था वो कंसर्न करता था सोशल वेलबींग पे ऑफ द पीपल, और वो ये देखता था कि हाँ हमें हाउसिंग पे, लोगों की हेल्थ पे और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट मार्क्सिस्ट की थ्योरी से, जो कार्ल मार्क्स थे उनकी थ्योरी से रिलेटेड था। वो कहते थे कि जितनी भी पॉवर्टी हो रही है, डेप्रिविएशन हो रहा है, सोशल जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें कम्युनिज्म को फॉलो करना होगा। कैपिटलिज्म को जो है अगर हम फॉलो करेंगे तो नहीं हो पाएगा।
याद है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, पॉलिटिकल साइंस में इतनी बार पढ़ा है। कोई कंफ्यूजन हो रही है आपको थ्योरीज में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 30 मिनट की वीडियो गिवन है उसके आप 20 मिनट्स पे जंप कर जाइए, 5 मिनट में आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट ने क्या कहा कि अब हम कैसे पढ़ेंगे अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी को, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जो अलग अलग देश के जिस जिस कोने में जो जो चीज़ एक्सपीरियंस करी जा रही है उसके बेसिस पे हम ज्योग्राफी समझेंगे। परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय अलग अलग तरीकों से हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो तीनों थ्योरीज हैं इस पे आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो एक बार इसको पेपर पे लिख लेना है अच्छे से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको कवर करा दी है। हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इस वीडियो से ये क्वेश्चन पढ़ लिया, हर एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, नेम 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग है ये मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। सेकेंड चीज वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वेरी करता है, यानी कि कोई ऐसी कंट्री है वहां की पॉपुलेशन बहुत हाई है, कोई कंट्रीज है बहुत लो है, कोई ऐसा एरिया वहां ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, तो वो क्यों नहीं होती है। कुछ रिमोट एरियाज है वहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, क्यों वहां जाके लोग नहीं रहते हैं। क्यों ऐसा है कि हमारे वर्ल्ड में हर जगह सेम नंबर ऑफ पीपल क्यों नहीं रहते हैं, इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ये आप समझोगे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो डिपेंड करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। एक चीज है, देखो सबसे पहला आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहां पे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, वो भी बहुत ईजिली, कि उन्हें अपने पानी पीना हो, कैटल्स के लिए, क्रॉप के लिए पानी आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट आता है लैंडफॉर्म। पीपल वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो कि प्लेन इलाके होते हैं। प्लेन इलाका, ठीक है, जैसे हमारे नदर्न प्लेन्स है इंडिया के, हाईली पॉपुलेटेड है। पहाड़ी इलाकों में लोग या फिर हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में रहना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे रोड बनना मुश्किल होता है, क्रॉप्स उगाना मुश्किल होता है, इसीलिए जो है ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए सेकंड फेवरेबल होता है लैंडफॉर्म। प्लेन्स में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आता है क्लाइमेट एंड सॉइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक पॉपुलेशन के लिए। लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ का क्लाइमेट अच्छा खासा रहता है, ये नहीं एक्सट्रीम हॉट हो, जैसे डेजर्ट एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। लोग एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में भी रहना पसंद नहीं करते और हैवी रेनफॉल वाले में भी नहीं पसंद करते हैं। तो जहाँ का क्लाइमेट जो है ना बिल्कुल स्टेबल सा रहता हो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। लो पॉपुलेटेड एरियाज में आ जाता है डेजर्ट एरियाज, वेरी कोल्ड रीजन या हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट चीज जो डिपेंड करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में वो है फर्टाइल सॉइल। देखो अगर पॉपुलेशन रह रही है तो उसे खाना भी चाहिए, और खाना किस पे उगता है, एक फर्टाइल मिट्टी पे। तो वो इलाके जहाँ पे फर्टाइल मिट्टी नहीं होती है वहां भी पॉपुलेशन लेवल स्लो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द टोटल एरिया। स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं आप क्लिक कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइड लेंगे, मैंने इंस्टाग्राम पे सारे नोट्स अपलोड कर दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एक बार पढ़ लिया फुल रिवीजन हो जाएगा। लिंक्स यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप कम्युनिटी से जाके भी चेक कर सकते हो। तो आपको बताना है कि क्यों 90% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो 10% एरिया में रहती है, इसके रीज़न क्या है। तो येस इट इज़ ट्रू, 90% लोग 10% एरिया में रहते हैं, उसका रीज़न बहुत सारे होते हैं। तो द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर, सबसे पहले आप लिख दोगे फिजिकल फैक्टर, सबसे पहले लिखना। यहाँ पे कल्चरल लिखा है, पहले फिजिकल फैक्टर लिखना। फिजिकल फैक्टर में आ जाता है रिलीफ, यानी कि प्लेन एरिया है, कैसा एरिया है, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल, ये आ जाता है फिजिकल फैक्टर्स में। जहाँ पे जो है अच्छा क्लाइमेट होता है, प्लेन इलाके होते हैं, अच्छी सॉइल होती है, वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे इंडिया का नदर्न प्लेन्स हाईली पॉपुलेटेड है क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी भी बहुत अच्छी उपजाऊ है, प्लेन इलाका है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट चीज़ जो है देखी जाती है वो है कल्चरल फैक्टर्स की। अगर आप बात करो तो ट्रेडिशन, कल्चर ऑफ अ प्लेस भी लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। ठीक है, लोग उन जगहों पे जहाँ पे माइग्रेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे उनका कॉमन ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो किया जाता हो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो इज अ फैक्टर फॉर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। लोग उन जगहों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होगी तभी वो लोग मूव कर सकते हैं।
दिस लेड टू अ थिक पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल मुंबई पुणे की अगर हम बात करें तो वो इंडस्ट्रियल रीजन है और यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो कल्चर फैक्टर्स हो गए, फिजिकल फैक्टर्स हो गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक रीजन में एक साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में, उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। और डेथ रेट वही होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बर्थ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। इनका अपना अपना फॉर्मूला होता है जिसको डायरेक्टली आप बुक में से चेक कर सकते हो, वो है CBR इज इक्वल टू BI अपॉन P इंटू 1000, जो यहाँ पे मैंने आपको लिए मेंशन भी कर दिया है। क्रूड बर्थ रेट रेफर टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, और उसको हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन ऑफ द ईयर से इंटू 1000। ऐसे ही करेंगे, अगर हम बस यहाँ पे जो है डेथ रेट लगा देंगे तो डेथ रेट हो जाएगा। अब इम्पैक्ट क्या होता है बर्थ रेट का और डेथ रेट का? तो अगर बर्थ रेट हाई होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, पॉजिटिव रहती है। अगर डेथ रेट हाई होता है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है और नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर वो होते हैं, ये माइग्रेशन वाले आपका टॉपिक में से आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। तो पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एक प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या हुआ? जैसे कि ये लड़का है, इसका नाम है करण, ठीक है। करण रहता है कंट्री नंबर A में और ये इसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यहाँ का रहने वाला है, पैदा ही यहीं पे हुआ है, और इसको शिफ्ट करना है कंट्री B में, तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि इसको शिफ्ट करना है, इसे माइग्रेट करना है, तो उसके में बहुत सारे पुश फैक्टर्स आते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन में पुश फैक्टर्स आते हैं और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पुल फैक्टर्स आते हैं। ऐसा हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड हो यहाँ पे इसलिए जा रहा हो सकता है पुअर लिविंग कंडीशन हो, पॉलिटिकल टर्माइल हो, अनप्लेजेंट क्लाइमेट हो, डिजास्टर आए, एपिडेमिक आए, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आए। ये होते हैं पुश फैक्टर कि एक कंट्री में अगर ये फैक्टर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो वो पुश फैक्टर बन जाएंगे कि इंसान जाएगा यहाँ से चल के किसी और कंट्री में जाते हैं, तो वो कोई और कंट्री क्या बनेगी? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे पुल फैक्टर उनको मिले, जो उनको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। पुल फैक्टर वो क्या क्या होगा? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिविंग कंडीशन अच्छी है, पीस स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, प्रोस्पेरिटी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्क्राइब एनी 3 characteristics of the first stage of demographic transition theory। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पे क्वेश्चन आना मस्ट है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ लो, और बहुत आसान होती है। 3 स्टेजेस होती है इसकी, पूरी पढ़ा देती हूँ अभी, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है फर्स्ट स्टेज का, होता है कि फर्स्ट स्टेज में हाई फर्टिलिटी मतलब समझ जाना बर्थ रेट। तो ये फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी आता है। अब आप सोचो, अगर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो ऐसे में क्या रहता है? ऐसे में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी स्लो रहता है कि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं बट मर रहे हैं क्योंकि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। ये पुराने ज़माने में हुआ करता था, एपिडेमिक्स की वजह से, फूड सप्लाई नहीं है, अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गई, इस वजह से मृत्यु हो जाती थी लोगों की। तो द फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट होता है बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर। लोग तो बच्चे ज़्यादा पैदा तो हो रहे हैं बट डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कंपनसेट कर जाता है। ये होता है पहली स्टेज, ठीक है। अब आते हैं डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी में अलग अलग से भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों डिक्रीज हो जाती है। फर्टिलिटी मतलब बर्थ रेट भी डिक्रीज हो जाता है और डेथ रेट भी डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है? बर्थ रेट डिक्रीज हो मतलब लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लोगों ने फैमिली प्लानिंग करनी शुरू कर दी, अर्बनाइज हो गए हैं, ठीक है। और जो है डेथ रेट लो होने का रीजन होता है अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हो गई है। तो ऐसा क्या होगा? बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पॉपुलेशन है वो स्लोली ग्रो करती है। ग्रो तो करेगी बट स्लोली ग्रो करेगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा पैदा हो नहीं रहे और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गए। ऐसी जो सिचुएशन होती है वहाँ बूढ़े लोग बहुत हो जाते हैं उस पॉपुलेशन में, ठीक है। काफ़ी सारी डेवलप्ड कंट्रीज है उनका यही है इस समय पे। व्हाट इज डेमोग्राफिक साइकिल? डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस। तीनों स्टेजेस आपको बतानी है। डेमोग्राफिक साइकिल रिप्रेजेंट करती है चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, जैसे जैसे वो मूव करती है हाई बर्थ रेट से हाई डेथ रेट से टू लो बर्थ रेट टू लो डेथ रेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेज आपको समझ में आ गई, सेकंड स्टेज नहीं पढ़ाई थी मैंने अभी और थर्ड स्टेज पढ़ा दी है। अब सेकंड स्टेज में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है। देखो सेकंड स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज द एक्सपेंशन ऑफ
पॉपुलेशन रिमेन्स हाई, काफ़ी हाई बढ़ती है पॉपुलेशन। रीज़न, डेथ रेट तो रिड्यूस हो जाते हैं बट बर्थ रेट रिड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि आप काफ़ी कंट्रीज मानो वहाँ डेथ रेट रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, डेथ रेट तो रिड्यूस हो गए बट बर्थ रेट रिड्यूस नहीं हुआ है क्योंकि फैमिली प्लानिंग नहीं करी जा रही है। तो क्या होगा भैया, बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट तो रिड्यूस हो गया, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाली स्टेज में बहुत सारी कंट्रीज हैं अभी जो चल रही हैं। दो एट द लेटर स्टेज इट डिक्लाइंस, ऐसा नहीं हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेटर स्टेज में डिक्लाइन होगा। द मोर्टिलिटी रेट ऑल्सो डिक्रीजेस, बट जो है ये जो है ग्रेजुअली होता है। तो अभी जो है सेकंड स्टेज में बहुत सारी कंट्रीज भी हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज समझ में आ गई, इतना आसान है ये। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। डिस्क्राइब द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो पुल फैक्टर कहाँ पे होगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में। आपको पता है बेटर अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की, बेटर कंडीशन लिवलीहुड की, पीस तो स्टेबिलिटी हो गई, फेवरेबल क्लाइमेट हो गया, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये हो गया है पुल फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन मॉनसून एशिया। इन एशिया के रीजन जहाँ पे मॉनसून अच्छा खासा होता है वहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्यों। अच्छा भैया, ऑब्वियसली रीजन बहुत सारे हैं, फर्टाइल सॉइल है, रेनफॉल भी है, फेवरेबल क्लाइमेट हो, 2 से 3 क्रॉप उगा सकते हो, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कुछ तो ऐसे एरिया जहाँ पे 400 से 800 पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम वाले नोट से देख सकते हो, कम्युनिटी वाले नोट से लिंक्स गिवन है। डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब होता है या पॉपुलेशन चेंज मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी। अभी अगले चैप्टर में भी आपको बताऊंगी मैं ग्रोथ का मतलब। देखो, ग्रोथ का मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है। अगले चैप्टर में इसी वाले एग्जांपल से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंज। ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का चेंज होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रोथ क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ रेजिडेंट्स या फिर इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी। एक कंट्री, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाले, एक कंट्री के रहने वाले लोग अगर चेंज होते हैं तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। पॉजिटिव कब होता है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती है। नेगेटिव कब होता है, जब डिक्रीज होती है। अब ग्रो कब होगी पॉपुलेशन, जब बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और डेथ रेट रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होती है, दिस हैपेंस व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा, व्हेन बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस हो गए, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट अस स्टडी विद द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टाइप का डेवलपमेंट है जो एनलार्ज करता है पीपल की चॉइसेस को और उनकी लाइफ को इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो मैं पहले आपको ये समझा दूं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है। देखो, ग्रोथ जो होती है एक टाइप का चेंज होता है और ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी जा सकती है यानी कि बढ़ जाए, और नेगेटिव भी जा सकती है यानी कि डिक्रीज हो जाए। बट जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा से पॉजिटिव होता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि एक कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है तो मतलब वो डेवलपमेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हो सकता है वो कंट्री एजुकेशन फील्ड में डेवलपमेंट कर रही हो, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकता है हेल्थ में डेवलपमेंट करी हो सकता है इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हो। तो ग्रोथ का क्या है भैया, ग्रोथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, 0 लेवल से भी स्टार्ट हो सकती है। बट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन होना, इंक्रीज होने को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ होता है एक क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, ग्रोथ है क्वांटिटेटिव चेंज। समझ लो, आपको मैं कह रही हूँ किसी का वेट 50 kg से 60 kg हो गया तो ये क्वांटिटी में चेंज हुआ, 60 kg से 50 kg हो गया तो ये ग्रोथ होगी भैया। ठीक है, ये ग्रोथ में आ जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बदल रही है। वहीं पे डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव चेंज। मैंने कहा ये एक इंसान है, इसका नाम बी है, ठीक है, ये एक बॉय है या एक गर्ल है, जो भी आप सोच लो, इनके अंदर डेवलपमेंट आया, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई हैं, इनका बिहेवियर अच्छा हो चुका है।
तो ये क्या होगा, ये उसका डेवलपमेंट होगा, दैट उसके अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी आ चुकी है। तो ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, इट कैन वैल्यू न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जो डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। दिस इज बिकॉज डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीज और अ राइज इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो भैया डेवलपमेंट कभी तभी होगा जब एक इंसान की जो कंडीशन है उसमें इंक्रीज हो। जैसे मैं कह रही हूँ हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो डेवलप तभी होगा जब उसमें कुछ और अच्छी अच्छाइयाँ ऐड हो जाएंगी। मैं कह रही हूँ हमारा हेल्थ सेक्टर डेवलप हो रहा है, मतलब कि ऑब्वियसली कुछ अच्छा हुआ होगा, तभी मैं कह रही हूँ डेवलप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का एग्जाम्पल है, बट अगर एक कंट्री में जो है फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, सैनिटेशन सिस्टम मिल रहा है लोगों को, तो वो डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है एजुकेशन, हेल्दी लाइफ, रिसोर्सेज, सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, द की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर हेल्थ, हाउसिंग एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट चेक करी जाती है तो सबसे पहले हेल्थ देखा जाता है कि इंसान की हेल्थ कैसी है, लॉन्गर लाइफ है या नहीं। नेक्स्ट जो है एजुकेशन देखा जाता है, एंड लास्ट में देखा जाता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, कि जो है परचेजिंग पावर है या नहीं, एक्सेस टू रिसोर्सेज, वो लोग रिसोर्सेज एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो आपको अच्छी एजुकेशन मिल गई, आपको अच्छी जो है जॉब मिल गया, आपके पास पैसा भी है, बट जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे तब तक कुछ काम नहीं आएगा। तो अ लाइफ इज मीनिंगफुल व्हेन पीपल आर हेल्दी एंड आर एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल। दिस काइंड ऑफ लाइफ इज एन इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने इनका ऑर्डर चेंज इसलिए करा है क्योंकि इसी ऑर्डर में पढ़ाने चाहिए मुझे ये। विच कंट्री हैज प्रोक्लेम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द ईजियर ऑफ कंट्रीज प्रोसेस। ठीक है, आप बताओ कौन सी कंट्री में हुआ था ये, भूटान में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप मेरे भाई बहनों को पता चल चुका हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो लोगों की चॉइस और इक्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। इसमें 4 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब की है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ की ह्यूमन डेवलप तभी होंगे जब वहाँ इक्विटी होगी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इक्वल होंगी। ऐसा नहीं है एक इंसान पे तो बहुत अमीर हो गया, बहुत एजुकेशन मिल गई, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छी हेल्थ है उसके, दूसरे वाले बहुत गरीबी में रह रहे। इक्विटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल, ये उसका पहला पिलर होता है। दूसरा पिलर होता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि आज अपॉर्चुनिटी आपकी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटी है तो कंट्री डेवलप हो जाएगी, नहीं, आगे वाली जनरेशन के पास भी अपॉर्चुनिटीज रहनी चाहिए। ये नहीं जैसे हम कहते हैं अरे भाई पुराने जमाने में तो फिर भी जॉब मिल जाती थी, बहुत पुराने जमाने में, अब तो बिल्कुल ही हमारे यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हुआ कि सस्टेनेबल वे में ये चीज़ नहीं हुई है। पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, अब इतनी नहीं रही है, तो वो पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी सेकेंड रीजन होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगी, जब सस्टेनेबिलिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज की हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, हर फ्रंट पे जब इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पिलर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी refers to human labor which is important for human development. A nation should also invest in productive labor by providing better healthcare facilities, education, training to them. यानी कि प्रोडक्टिविटी मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है सबसे बड़ा योगदान देंगे, तो वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, प्रोडक्टिव हेल्थ वाइज भी, और उनके पास प्रॉपर स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट। इट रेफर्स टू हैविंग पावर ऑफ मेकिंग चॉइसेस, यानी कि एक कंट्री में डेवलपमेंट तभी होगा जब उनके पास फ्रीडम भी होगा। आप कई ऐसी कंट्रीज का एग्जांपल सोच सकते हो, वहाँ पे पैसा भी है, पावर भी है, बट वहाँ पे लोग फ्री नहीं है, उन पे फ्रीडम नहीं है, उन पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे भी लोग खुश नहीं रह सकते हैं। तो दिस इज नो द 4 पिलर्स ह्यूमन डेवलप होने के। पहला हो गया, पहला पिलर है इक्विटी, यानी कि इक्वल बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज मिले। दूसरा सस्टेनेबल, ऐसा नहीं आज अपॉर्चुनिटीज मिले कल ना मिले। तीसरा होता है जो प्रोडक्टिविटी है, कि अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद जो लेबर वर्क कर रहा है, जो भी इंसान काम करे, वो प्रोडक्टिव हो, हेल्थ वाइज भी एंड स्किल्स वाइज भी, लास्ट एम्पावरमेंट की उनके पास फ्रीडम भी हो। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेलफेयर अप्रोच। ये भैया अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस आप लोगों की। तो एक बार जो है आप चैप्टर में से जाके, जब मैंने डिटेल में अप्रोचेस एक्सप्लेन करी थी, उस वाले पार्ट पे स्किप करके पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो लिंक कर दिया, आधे घंटे की वीडियो है, एक बार सुन लोगे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। 2x पे करके सुनोगे, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो वेलफेयर अप्रोच क्या होती है, वेलफेयर अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट
development is an approach which look at human as beneficiaries or targets of all development activities. According to this approach, the government is responsible for increasing level of human development by increasing expenditure on welfare such as health, education. ठीक है, ये वो टाइप का जो है हमारा ग्रोथ है जहाँ पे गवर्नमेंट को कहा जाता है कि वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे. इन दिस अप्रोच पीपल आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाइल द गवर्नमेंट होती है प्रोवाइडर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द बेसिक नीड अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड. तो बेसिक नीड अप्रोच इन द ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो in this approach, the question of human choices is ignored as the main emphasis is laid on the provision of basic needs. These basic needs are the necessities that enable a person to survive and fulfill essential requirement. इस approach में कहा जाता है कि भाई basic needs पे focus करना चाहिए जैसे health, education, food and water supply. ये कौन सी हो गई? तो ये होती है, मैं हिंदी में अगर बोलूँ इसको basic needs को, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन. तो हाउसिंग प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, वाटर सप्लाई, फूड आपका रोटी में आ जाएगा, और हेल्थ और एजुकेशन. ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो. अब गाइस ये है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लॉन्ग फॉर्मेट के लिए. ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स आपको बताने हैं कि एक कंट्री को हम डेवलप कब कहते हैं. तो उसमें हेल्थ इंडिकेटर्स भी वर्क करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, और सोशल इंडिकेटर्स भी. तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसको मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगी, आप इसको समझ लीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आंसर पेस्ट कर दिया है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ. देखो, अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताना है. ये कह रहे हैं कि एक कंट्री का साइज और पर कैपिटा इनकम जो होती है, यानी कि जितना पैसा वो कंट्री कमाई जा रही है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता. ये बिल्कुल सही बात है. ये चैप्टर में हम समझ चुके हैं कि सिर्फ पैसे को हम पैरामीटर नहीं रख सकते ह्यूमन की डेवलपमेंट का. एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के अलावा भी बाकी इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें दूसरा हेल्थ आ जाता है. भैया पैसा तो है बट हेल्दी सिटीजन नहीं है उस कंट्री में, तो वो कंट्री क्या करेगी. ठीक है, वहाँ डेथ रेट इंक्रीज हो जाएंगे, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, फिर माइग्रेट होकर बाकी कंट्रियों के लोग वहाँ आने शुरू हो जाएंगे. तो पैसा होने के बाद हेल्थ दूसरा फैक्टर है, और तीसरा फैक्टर है, अच्छा ठीक है पैसा भी है और हेल्दी लोग भी है, तीसरे आते हैं सोशल इंडिकेटर. सोशल इंडिकेटर्स में एजुकेशन हो गया, फ्रीडम हो गया, सब कुछ आ जाएगा. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है मनी ही मैटर नहीं करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही मैटर नहीं करता है. तो ये आंसर जो है पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी. वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी. तो ऑल द क्लास 12 ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड यहाँ पे आपका जितने भी चैप्टर में हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना गाइस, हंटिंग, गैदरिंग, नोमैडिक फार्मिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अगर चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो गिवन है, आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे, चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा. पहला क्वेश्चन है, हु आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स. तो भाई पीपल हु आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो जस्ट अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. ये MCQ में आ सकता है. व्हाट इज ट्रक फार्मिंग. तो ट्रक फार्मिंग स्पेशलाइजेज इन द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल. इट कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल अराउंड द अर्बन सेंटर्स टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 एक्टिविटीज ऑन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट फॉर देयर सब्सिस्टेंस. ठीक है, तो 2 एक्टिविटीज कौन सी थी, हंटिंग और गैदरिंग, और इसमें बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं. विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद गैदरिंग. ये काइंड ऑफ MCQ है, बताओ जल्दी से कौन सा गैदरिंग से रिलेटेड नहीं है. गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन विद हार्श क्लाइमेटिक एरियाज. पीपल एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड. गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन मिड लैटिट्यूड जोन या इन मॉडर्न टाइम्स. सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड. तो बताओ जल्दी से, ये एक MCQ है. एंड अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आप इफ यू फीलिंग कि नहीं आ रहा है, तो मैंने हर चैप्टर को मिनिमम 30 मिनट्स में पढ़ा रखा है. आप बस जाके चैप्टर की वीडियो को 1.5x 2x पे करके सुन लो, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, मुझे लाइव चैट में बताना जल्दी से. हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. टिबेट, याक, सहारा, गोट्स,
ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल या सब आर्कटिक जिराफ, ठीक है। तो जिराफ्स आर नेटिव टू अफ्रीका एंड स्पेशली द सब सहारन रीजन, तो ये गलत मार्क हो रखा है। व्हाट इज ट्रांस ह्यूमेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। दो द प्रोसेस ऑफ सीजनल माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन टू पेस्चर ऑन माउंटेन्स, ठीक है, और वाइस वर्सा, यानी कि जब सीजनल माइग्रेशन होता है ना, प्लेन से माउंटेन्स पे जाना, माउंटेन से प्लेन पे आना, इसको कहा जाता है ट्रांसह्यूमन। द प्रोसेस ऑफ हंटिंग ऑन हायर एल्टीट्यूड, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑन हायर माउंटेन, माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया, ठीक है। आपको बताना है इन चारों में से क्या है ट्रांसह्यूमेंस। तो ट्रांसह्यूमेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पैस्चर ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पेस्चर्स टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग द विंटर्स इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। तो और इसमें पूरा बता रखा है कि कौन लोग ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं। हिमालयाज में बकरावालस गाड़ीज, ये सब जो है ये करते हैं ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। सिमिलरली इन तुंद्रा रीजन में जो नोमैडिक हर्डर्स है वो साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यू आपको नहीं गिवन है, एमसीक्यू के साथ में गाइज आप लोगों को ये भी गिवन है कि ये क्या है। तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है और नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पेस्टोरल नोमैडिज्म। ये बेसिकली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी होती है। इसमें हर्डर जो है एनिमल्स के लिए फूड पे, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर, टूल सभी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होती है, मैंने अभी आपको बता दिया, एक दोबारा रीड कर लो। ट्रक फार्मिंग एक ऐसी टाइप की फार्मिंग होती है जो इज प्रैक्टिस इन द पेरिफेरल एरिया ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहाँ पे वेजिटेबल मिल्क आर ब्रॉट डेली टू द सिटीज बाय ट्रक्स बाय ट्रैवलिंग ओवरनाइट ट्रैवल करके जो है सिटीज तक पहुंचाया जाता है। फार्मर एंगेज होते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, और HYV सीड्स का यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर का। द फार्मिंग रिक्वायर्स अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड एंड कनेक्टेड फील्ड, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी डिलीवरी करनी होती है। वाई मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो, प्रॉफिटेबल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज और कमर्शियल है, यानी कि पैसा मोटिव पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है इससे पैसा कमाने में। विटिकल्चर एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड, ठीक है। कर सकते हो कि क्यों भाई मेडिटेरियन कल्चर में ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हंटिंग एंड गैदरिंग के। गैदरिंग एंड हंटिंग आर द वेल नोन ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये। दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे होती है गाइज ये, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन विद हार्श क्लाइमेट कंडीशन, इट इज ऑफन इन्वॉल्व इन प्रिमिटिव सोसाइटी। गैदरिंग प्रिमिटिव सोसाइटी में सबसे ज्यादा हुआ करता है, मतलब करता था। यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जाता था फॉर फूड एंड क्लोथिंग। द अर्ली मैन यूज स्टोन्स, tools, twigs or arrows, so animals were hunted in limited number only, but now due to excessive and illegal hunting many species have become extinct and endangered, ठीक है। Gathering leads to collect valuable plant leaves, bark of trees. Gatherers also plant the medicinal trees, जो gatherers होते हैं ना वो medicinal trees को भी plant करते हैं। After simple processing they sell the products in the market, तो कुछ products को market में भी sell करा जाता है। Gathering requires a small amount of capital investment and operates at a very little विथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा नोट ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, तो ये 5 पॉइंट्स आप चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया। देयर आर 2 कैटेगरीज प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। इनकी 2 कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो दोनों कैटेगरीज को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टिवेशन, फिर एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है जिसमें पैडी यानी कि चावल के अलावा किसी और क्रॉप को उगाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्चर आर, अब पहले हमने जो है चावल वाले का कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। तो इसमें जो है चावल की क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल होती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यूज़ ऑफ मशीनरी बहुत लिमिटेड होती है एंड जो है मोस्ट ऑफ द काम घर के लोग ही करते हैं। अगर हम बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो चावल के अलावा बाकी क्रॉप्स का होता है तो उसमें बाकी क्रॉप्स आ जाती है, वीट, सोयाबीन, बार्ली, सोरघम एंड नदर्न चाइना में ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपसे ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करा था, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इसको आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड एंड लार्ज इन साइज, एग्जामिन द स्टेटमेंट, ठीक है।
तो एग्री बिजनेस फार्म्स आर लार्ज फार्म्स वेयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक प्लेस। नाम से ही पता चल रहा है एग्री बिजनेस यानी कि बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है बिजनेस के लिए। देयरफॉर दीज फार्म्स आर मैकेनाइज्ड यानी कि मशीनरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। एज पर लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन इन दीज फार्म इज डन फॉर कमर्शियल बेसिस। ठीक है, मेन सिस्टम क्या होता है करने का, ये कमर्शियल बेचने के लिए मार्केट में। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, हमने हंटिंग गैदरिंग पढ़ लिया, फार्मिंग पढ़ लिया, अब हम माइनिंग पे आ गए हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं 3 हम डिफरेंट मेथड्स। तो द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग इज, जो हम पढ़ते हैं, it is done when the ore lies deep below the surface. In this method vertical shafts have to be sunk from where underground galleries radiate to reach the mineral. ठीक है, तो इसमें vertical shafts बनाए जाते हैं। For underground mining lifts, drill, haulage vehicles, ventilation system for safety and efficient movement of people and material are required. क्या क्या required होता है भाई, drill हो गई, vehicles की ज़रूरत है, ventilation system की ज़रूरत है। The method used in underground mining is risky because poisonous gases, fires, floods and केविंग कैन लेड टू फेटल एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स होने का बहुत खतरा होता है इन माइनिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डिस्क्राइब डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग मिल्क एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एनालाइज द स्टेटमेंट। तो आपको डेयरी फार्मिंग के ऊपर एक नोट टाइप लिखना है, तो यू कैन रीड इट। इसके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एग्रीकल्चर में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, प्रीवियस ईयर से है ये, तो आप जो है एक बार इनको चेक कर लो। ये मैंने प्रीवियस ईयर स्टडी मटेरियल और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हीं में से मैंने इनको स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली पेस्ट करा है, एज यू कैन सी। तो फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। ठीक है, तो जिन बच्चों को इंस्टाग्राम से चेक करना है तो वो इंस्टाग्राम से चेक कर सकते हैं, मैंने नोट्स गाइड लिंक बना रखा है। एंड बाकी स्टूडेंट्स कम्युनिटी से भी और यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के बीच में आपको डिफरेंस आ सकता है। ये नहीं जरूरी नहीं कि ऐसे एक बार खाली नोमैडिक हर्डिंग पूछ लिया जाएगा, हो सकता है डिफरेंस के फॉर्म में आ जाए। तो ये रहा इनका डिफरेंस। और अगर कोई क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप जल्दी से जाके चैप्टर पढ़ लीजिए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग के बीच का डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग के बीच का डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, और ये लास्ट वाला डेयरी वाला जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिव्यू एनी 5 मेजर अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कौन कौन से जो है मेजर्स अडॉप्ट करे गए यहाँ पे आप देख सकते हो। मेनी मेजर हैव बीन अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट, इरिगेशन सिस्टम अर्लियर इन इंडियन एग्रीकल्चर वॉज totally dependent on rain, but now canals, wells, tube wells have were made to decrease the dependence on agriculture on rainfall. Improvement of credit यानी कि लोन फैसिलिटीज, बीज लेने के लिए और इनपुट लेने के लिए लोन फैसिलिटीज़ जो है अब आसानी से मिलनी शुरू हो गई है इन मेनी एरियाज फार्मर्स को एट वेरी लो प्राइस। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हम यहाँ इस चैप्टर के कवर कर चुके हैं। एंड इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दी स्लाइड्स पे जो भी मैंने क्वेश्चन करा, इफ़ यू वांट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम से जाके चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कम्युनिटी से चेक कर सकते हो आप लोग। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ चैप्टर पढ़ना है तो मैंने सिर्फ 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप चैप्टर पढ़ सकते हो। और अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बेस क्वेश्चन भी है। सेकेंडरी एक्टिविटी में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हर सॉल्व कर पाओगे, इन्हें अच्छे से पढ़ो। व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉ मटेरियल का किसी और मोर वैल्यूएबल गुड और प्रोडक्ट में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में सारी आती है। जैसे सिंपल एग्जांपल कॉटन होती है, कॉटन से जो है पूरा प्रोसेस करके फाइनली कपड़ा बनता है और कपड़े से हम अपने शर्ट बना लेते हैं। लकड़ी है तो लकड़ी से फर्नीचर बन जाता है, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी से होती है जब हम किसी रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में शिफ्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो इंस्टा पे नहीं है आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, इसको लिख लीजिए एक पेपर पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेसेस हेल्प सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज चेंज द फॉर्म एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि आजकल के ज़माने में ना बहुत एक्सटेंसिव बेसिस पे गाइस मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, आपने देखा है कि कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे कितना
स्किल्ड वे में काम हो रहा होता है। तो यही पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन बताओ उनकी कि ये जो इतने ह्यूज लेवल पे मॉडर्न डेज में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि किसी को एक बढ़िया सी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो क्या रिक्वायरमेंट है। तो भाई पहला है द मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर, आप इन्हें इंग्लिश पढ़ के बहुत कंफ्यूज हो जाते हो क्या लिखा है भैया कैरेक्टराइजेशन मॉडर्न। तुम सोचो तुम्हें बड़ी हाईटेक सी इंडस्ट्री खोलनी है, बड़े हैवी आप लोगों को उसमें जो है गुड्स बनाने हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरतें होंगी, आपको क्या क्या चीज़ों को फुलफिल करना होगा। पहली चीज़ यूज़ ऑफ लेटेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। दूसरा स्किल्ड एंड एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बल्क गुड्स विद लेस कैपिटल एंड एफर्ट्स। दूसरा खाली आपको टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा, फिर आपको अच्छे लेबर और अच्छे वर्कर स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों की ज़रूरत होगी कि आपका जो है आउटपुट अच्छा आए और ज़्यादा खर्चा भी ना हो। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट विद कॉन्टिन्यूस अपडेट्स इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, अगर आपको हाईटेक काम करना है, बढ़िया अपना प्रोडक्ट चाहिए, बढ़िया आउटपुट चाहिए, तो आपको हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा विद द कंटिन्यूस अपडेट इन टेक्नोलॉजी। या सोचो कोई आपकी इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई मशीन है, अब उससे भी बढ़िया क्वालिटी की लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई है तो ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज इट अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज गिव लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विद ब्यूरोक्रेसी। साथ ही के साथ में अब कोई बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एक जना भी हैंडल नहीं कर पाएगा, तो आपको एक मैकेनिज्म, एक ब्यूरोक्रेसी, कुछ लोगों की टीम चाहिए होगी जो सारे काम की देखरेख करने वाली है। आपने कभी वो हिस्ट्री टीवी पे मेगा फैक्ट्री वाले शो देखा है, कभी वहाँ पे वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज दिखाते हैं वहाँ देखा है कि कितनी सारी वहाँ पे मशीन्स होती हैं, कितने सारे वहाँ लोग हैं, सबका अलग अलग काम है, कितना पैसा लगता होगा, कितनी टेक्नोलॉजी लगती होगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर कोई मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग करनी है हाई स्केल पे तो इट रिक्वायर्स ऑल ऑफ दिस। अगर हिंदी में कहोगे अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा लेबर, बहुत सारी कैपिटल और जो है अच्छी ब्यूरोक्रेसी भी अगर आप लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत आसान है, इसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट मत करो। और चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस गिवन है, व्हाइट बोर्ड मत देखना। किसी वीडियो में अगर व्हाइट बोर्ड हो तो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ 1.5x 2x पे भी करके आपने सुन लिया तो योर ज्योग्राफी सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगर कोई डाउट्स है तो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ आपको सारे प्रैक्टिस करा दूंगी, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो ये हो, चाहे कोई और टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल फार्मिंग। ये सेम क्वेश्चन है और इसको देखो थोड़े डिफरेंट वाले एग्जाम्पल से मैंने पूछ लिया, लाइन से मैंने पूछ लिया है। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ मॉडर्न। आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं वही बताना है हाईटेक इंडस्ट्री खोलनी है तो क्या क्या ज़रूरत है, तो आप बता दोगे भैया स्पेशलाइज स्किल लेबर की ज़रूरत होगी, पावर रिसोर्सेज की, हैवी मशीनरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी टू रन इंडस्ट्रीज। ये वही लिखा है कि आपको अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। सेम यही वाले भी आप 4 पॉइंट इसमें ऐड कर दो कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक में डायरेक्ट गिवन है आपकी NCERT में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, सेमी स्किल लेबर होते हैं, द गुड्स आर सोल्ड इन लोकल मार्केट, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर। हाँ, ये ज़रूर होता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कवर करवा दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट। तो आउटपुट और प्रोडक्ट के ऊपर 2 बेसिस इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होता है बेसिक इंडस्ट्रीज, दूसरा होता है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। तो ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती है ये रॉ मटेरियल बनाती है जो बाकी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील, ठीक है। और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री जो चाय, बिस्किट, टूथपेस्ट से लेकर हर चीज़ जो हमारे कंज्यूमर गुड्स की ज़रूरत होती है वो बनाती है। एक ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या प्रोडक्ट पे 2 डिफ्रेंसिएशन होते हैं, बेसिक इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाती है, आयरन, स्टील एक्सेट्रा, और दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पे एवरीथिंग इज गिवन, यू कैन रीड इट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन में से, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस होते हैं कि अगर बाई चांस आपको जो है कोई इंडस्ट्री अगर लगानी है कहीं पे, आपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो एंड यू वांट टू सेट अप ए न्यू इंडस्ट्री, तो कौन सी जगह
प्रेफर करोगे अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो एक स्टोरी फॉर्म में से याद करो, कोई रट्टे मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारती थी गाइस। आई वॉज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, मेरे को मेरे 100 on 100 आए थे साइकोलॉजी में, और इतना कुछ उसमें लर्न करने को होता था, बट मैं उनको स्टोरी फॉर्मेट में लर्न करती थी। तो आप यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे कि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो सोचो भाई इंडस्ट्री लगानी है तो सबसे पहली चीज़ क्या देख सकते हो आप कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अभी मैंने यहाँ पहले एक्सेस टू मार्केट लिखा है, बट पहले इंसान सोचेगा एक्सेस टू रॉ मटेरियल कि जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री आप लगा रहे हो उसके आसपास से रॉ मटेरियल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैं कोई शुगर मिल लगा रही हूँ तो मैं सोचूंगी भैया पास से शुगर केन अवेलेबल है या नहीं है, आ जाएगा जल्दी या नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर बहुत दूर से रॉ मटेरियल मंगाया जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। मैं कोई कॉटन की इंडस्ट्री लगा रही हूँ, कोई क्लोथिंग की इंडस्ट्री लगा रही हूँ, तो भी एक इंसान ये चाहेगा कि रॉ मटेरियल आसपास में से ही आ जाए, क्योंकि जितना दूर से रॉ मटेरियल आएगा उतना खर्चा बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ देखी जाती है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। ठीक है, रीड कर लो आप। जैसे शुगर इंडस्ट्रीज का एक एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है कि शुगर इंडस्ट्री जो शुगर मिल होती है वो खेतों के पास में ही लगी होती है, क्योंकि जो शुगर केन होता है उसका सुक्रोज कंटेंट होता है वो बार बार वो कम होता रहता है। जितनी दूर आप लेके जाओगे उसको, जितनी जल्दी वो वहाँ पहुँच जाएगा उतनी ज़्यादा चीनी आएगी, जो आप ये समझ लो। ठीक है, और जितनी देर करोगे उतनी दिक्कत है, तभी उनको पास में सेटल करा जाता है। नेक्स्ट, एक्सेस टू मार्केट। दूसरा ये भी देखा जाता है कि इंडस्ट्री है उसमें कोई प्रोडक्ट बना है तो बंदा सोचता है कि भाई आसपास में मार्केट हो वहीं जाके बिक जाए, जितनी दूर बिकने के लिए जाएगा उतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि भाई वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती हो, वहाँ पानी हो। ठीक है, वहाँ पानी हो अच्छा खासा, वो इलेक्ट्रिसिटी आती हो, ऐसा ना हो बिजली नहीं है पानी नहीं है तो इंडस्ट्री में क्या करोगे आप वहाँ लगा के। नेक्स्ट, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपको बिजली भी सस्ती मिली थी, आपको रॉ मटेरियल भी मिल गया था, बट आसपास में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन लाइंस नहीं होंगी, तो भी आपकी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। ठीक है, या तो उसके पास में कोई रेलवेज हो या ट्रक फैसिलिटी हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज हो, वाटरवेज हो, वो ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी देखा जाता है। काफ़ी ऐसे एरियाज़ होते हैं हमारी कंट्री में, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी बनाते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट जानबूझकर ऐसी एरियाज़ बनाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसीज़ लगाई जाती है कि अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री ओपन करोगे तो आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपकी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। और वो इसलिए होता है कई बार गवर्नमेंट ना वो इलाके जो ज़्यादा डेवलप नहीं है वहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है, सो दैट जहाँ इंडस्ट्री लग गई ना गाइज वहाँ आता है अर्बनाइजेशन। सोचो एक खाली जगह, एक शहर से दूर कोई खाली जगह है, वहाँ इतना बसावट नहीं है, वहाँ पे अगर एक इंडस्ट्री लग जाएगी तो इनिशियली कुछ नहीं होगा, बट जैसी इंडस्ट्री लग जाएगी वहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करने जाएंगे, बहुत अनस्किल्ड स्किल लेबर्स वहाँ काम करेंगे, फिर वो वहाँ आसपास में घर बनाएंगे अपना। घर के बाद जब वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी, फैमिलीज आ जाएगी, तो वहाँ स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके पब्लिक कम्युनिटी सेंटर से लेके पार्क से लेके पोस्ट ऑफिस, हर चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत होगी। धीरे धीरे वो भी एक शहर बन जाएगा, वो एरिया जो शहर नहीं था। तो जहाँ इंडस्ट्री लगती है वहाँ डेवलपमेंट आता है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अर्बनाइजेशन का, इसलिए समझा रही हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट कई बार ऐसी जगहों पे फेवरेबल पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट आए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिक द स्क्रीनशॉट और आप इंस्टाग्राम से चेक कर सकते हो। एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, आपको बताना है साइज। ठीक है, साइज के बेसिस पे आपको बताना है। तो साइज के बेसिस पे आती है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो फैमिली मेंबर की हेल्प से लोकल लो मटेरियल्स को यूज़ करके बनती है, जैसे पॉटर्स की हो गई, वीवर्स की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें लेबर यूज़ होता है, मॉडर्न टेक्निक यूज़ होती है, बट काफ़ी मिनिमम लेवल पे होती है। रॉ मटेरियल बाहर से आता है इसमें, बट जो मतलब इतना ज़्यादा ह्यूज लेवल पे नहीं होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे सब कुछ बहुत ह्यूज लेवल पे होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही के साथ में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री आर टेकन केयर। ठीक है, काफ़ी अच्छी मतलब ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 क्लासिफिकेशन क्या है, हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। ठीक है, नेम एनी 3 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, हो सकता है ये सब इंडस्ट्रीज आपको अलग अलग भी क्वेश्चन में आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे हो गई
अचार बनाने की, कन्फेक्शनरी, ये फूड प्रोसेसिंग में आ जाते हैं कि फूड को ही आगे प्रोसेस करा जा रहा है। एग्री बिजनेस, दिस इज कमर्शियल फार्मिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, द फार्मर्स आर मैकेनाइज्ड एंड आर हाईली स्ट्रक्चर्ड लाइक अ टी प्लांटेशन। एग्री बिजनेस में क्या आ जाता है? टी प्लांटेशन, टी फैक्ट्रीज, कॉफी प्लांटेशन, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो आप समझ ही सकते हो जिसमें मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रहा है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ पे केमिकल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्री दैट यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि टिम्बर, बैम्बू, ग्रास। और एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो आप समझ लो कि जो लेदर, वुलन, टेक्सटाइल, आइवरी आर ग्रुप्ड अंडर द एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ये रॉ मटेरियल्स इनके ये यूज होते हैं, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम बुक ऑल्सो, यहाँ से भी देख सकते हो। रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो बेस्ड, फूड प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, डिफरेंशिएट द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया गिविंग 3 पॉइंट्स। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में भी बहुत तेज लेवल पे डेवलपमेंट हुआ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बाद। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड ऑन हेविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ना बेसिक इंडस्ट्री होती है, तो हर आगे आने वाली इंडस्ट्री भी इस पर डिपेंड करती है। इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन, टूल यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अ बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज, सो इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। बस आपने बेसिक इंडस्ट्री साथ में मेंशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ आर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। देखो टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरत है हमें मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, तो देखो गाइस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपको जो है अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, यू नीड गुड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और 3 बातें आप पे बता रखी है कि क्यों टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। तो कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी इज नीडेड सो दैट हाई क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम। टेक्नोलॉजी की पहली ज़रूरत हाई क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बन जाए कम समय में। रिक्वायर्स वास्ट कैपिटल सो दैट मशीन्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली ऑन द मशीन। और लेबर की भी यहाँ पे अच्छी ज़रूरत है सो दैट जो है और जो टेक्नोलॉजी है वो उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कम्बैटिंग पॉल्यूशन। देखो गाइस यहाँ पे ये पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है आज के समय पे। तो पहला क्वालिटी अच्छी करने के लिए, वेस्ट मटेरियल जो है उसे रिड्यूस करने के लिए, इनएफिशिएंसी हटाने एंड कम्बैटिंग पॉल्यूशन, ठीक है। तो विद दिस ये कंप्लीट हो गया और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। तो ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन है इस रूरल इंडस्ट्रियल रीजन की। पहली, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एज द डिमांड फॉर कोल डिक्लाइन लेड टू द डिके ऑफ दिस रीजन। जैसे कोल डिमांड डिक्रीज हुई ये रीजन डिके हो गया। देयर आर अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इंडस्ट्री जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। डिफाइन द टर्म टेक्नोपोलिस, ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए, 1 मार्कर के लिए भी। हाउ हैज़ द न्यू रूरल लैंडस्केप इमर्ज। न्यू रूरल लैंडस्केप कैसे इमर्ज हुआ है, तो द न्यू रूरल लैंडस्केप हैज़ इमर्ज एज रिजल्ट ऑफ मोर फोकस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है। नई नई इंडस्ट्रीज लगाई गई, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर नई इंडस्ट्री लगाई जाएगी कहीं पे तो वो डेवलपमेंट आएगा। ओके, अब ये और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इन्हें भी जरूर देखिए। एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई टेक इंडस्ट्रीज। तो ये देख सकते हो आप, प्रोफेशनल वर्कर्स, नीटली स्पेस्ड, ठीक है, सेल्फ सस्टेन्ड होती हैं। फॉर हाईटेक स्टार्टअप्स, प्लान बिजनेस पार्क्स हैव बिकम पार्ट ऑफ रीजनल लोकल डेवलपमेंट। वो टेक्नोपोलिस वाला एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुट लूज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो फुट लूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, दे आर डिपेंडेंट ऑन components, parts which can be obtained from anywhere. They produce in small quantities and also employ a small labor force. They do not cause any kind of pollution, ठीक है। यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
ये है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, मैंने पूरा चैप्टर में समझा रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको जरूर चेक करना, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट। अब पढ़ेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं अपना ज्योग्राफी का चैप्टर टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट आर टर्शरी एक्टिविटी। एक बार मैंने इसको नोट फॉर्मेट में लिख दिया है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, जो होता है ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। दीज इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स। तो ये याद रखना, ये आप हर एक कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसमें ना टाइप्स ऑफ सर्विसेज ही बतानी है, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस में आप बिजनेस सर्विसेज, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग, पर्सनल सर्विसेज भी होती हैं। पर्सनल सर्विसेज हो जाता है जैसे कि ब्यूटिशियंस, रिपेयर वर्क हो गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी एक टाइप की सर्विस है। एंटरटेनमेंट भी एक टाइप की सर्विसेज है। गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा जो दी जाए सर्विसेज होती है। हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज, मतलब सर्विसेज एक्चुअली में होती क्या है, किन चीजों को हम सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्यूलिनरी एक्टिविटीज। तो वो एक्टिविटी जो हाईली स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड होती है। दे इंक्लूड हाई लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिसर्च साइंटिस्ट। उनको हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहते हैं, या फिर कहते हैं दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन क्यूलिनरी एक्टिविटीज, ठीक है। हाउ डू टर्शरी ऑक्यूपेशन हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है टर्शरी सेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यू कैन क्लिक इट, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इसका। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ये शॉर्ट में आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस एल्सवेयर। द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेयर ट्रेड टेक प्लेस आर कॉल्ड द ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं वो 4-5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, ठीक है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स और रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स और होलसेल ट्रेडिंग सेंटर्स। अगर आपको ये डिटेल में समझने हैं तो आधे घंटे में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आप 2x पे करके 1.5x पे करके इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पे गिव द मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेडिंग सेंटर। और रिटेल ट्रेडिंग सेंटर क्या होता है, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटेल ट्रेडिंग सर्विस लिंक्स द प्रोड्यूसर विद द कंज्यूमर, ठीक है। इट इज बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, स्ट्रीट पेडलर, हैंडक्राफ्ट, ट्रक्स, ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग ट्रेडर्स, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा एक्सप्लेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिकल मार्केट्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको पीरियोडिकल मार्केट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे। पीरियोडिकल मार्केट्स रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे रेगुलर मार्केट्स नहीं होते हैं। लोकल पीरियोडिकल मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट इंटरवल, जैसे कि एक गांव में मंडे को लगेगा, एक गांव में ट्यूसडे को लगेगा, ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है। दीज में बी वीकली, बाई वीकली मार्केट्स एंड पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज मीट देयर डिमांड। वहाँ पे जाते हैं, जो लोगों को जो जरूरत होती है जाके खरीद लेते हैं। दीज मार्केट आर हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डेज एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये मार्केट स्पेसिफिक प्लेस पे एक दिन, जैसे मंडे को एक दिन गए, ट्यूसडे को दूसरी जगह गए, थर्सडे को किसी और वाली जो है गांव में चले गए, ये मार्केट्स मूव करते रहते हैं। द शॉपकीपर दस रिमेन बिजी ऑन ऑल डेज वाइल लार्ज एरिया सराउंडिंग बाय देम। तो भाई शॉपकीपर जो ये मार्केट को शिफ्ट करते हैं वो पूरे हफ्ते, आप समझो कि पूरे सब दिनों पे बिजी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टूरिज्म, एनालाइज एनी 4 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड। तो टूरिज्म पहले एक्सप्लेन करना है। तो टूरिज्म ट्रैवल विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए नहीं, अपने आप को जो है रिक्रिएट करने के लिए, अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को फ्रेश करने के लिए जो है ट्रिप्स करी जाती है, उसे टूरिज्म कहा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स ऑफ, देखो टर्शरी सेक्टर में आता है टूरिज्म, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो जनरेट लार्जेस्ट रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। 4 फैक्टर जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, पहला होता है क्लाइमेट, एक अच्छा क्लाइमेट, ठीक है, या तो ठंडा क्लाइमेट हो, हिल एरियाज हो, वार्म प्लेसेस हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं। लैंडस्केप भी, जैसे कि वहाँ कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, कैसल्स है, फोर्ट्स है, बैटल फील्ड अगर है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कल्चर और इकोनॉमी, जैसे कंट्री
कंट्री का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच होगा तो वहाँ पे लोग आना पसंद करेंगे। एंड नेक्स्ट इकोनॉमी, अगर वो जगह पे जो है चीप कॉस्ट पे जो है सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, तो टूरिस्ट ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। तो व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म, इसको कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्कोप इसका बहुत हाई है इन आवर कंट्री, बिकॉज इन आवर कंट्री जो है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बन रहे हैं एंड इस वजह से जो है हमारी कंट्री में मेडिकल टूरिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो भाई कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज। ठीक है, कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, एक पर्सनल कम्युनिकेशन होती है और दूसरा होता है हमारा मास मीडिया। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, ये दोनों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये वैसे आपको शॉर्ट में या MCQ में आ सकते हैं, तो ये आप चेक कर लीजिए, मैंने नोट्स में भी सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटी। तो द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। क्वाटरनरी एक्टिविटीज सेंटर्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वाटरनरी एक्टिविटीज में क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट होता है एंड मे बी सीन एज एन एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विस इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक सम ऑफ द टेरिटरी फंक्शंस। क्वाटरनरी एक्टिविटी कैन आल्सो बी आउटसोर्स्ड, आउटसोर्स भी हो सकती है क्वाटरनरी एक्टिविटी। दे आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट और नेसेसरी लोकलाइज बाय द मार्केट। ठीक है, क्वाटरनरी एक्टिविटी के बाद हम जो है पढ़ लेते हैं डिफाइन द टर्म क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्चुअली भी यहाँ हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अब यहाँ पूछा गया क्वाटरनरी एक्टिविटी है क्या, तो क्वाटरनरी एक्टिविटी रेफर टू द मोर इंटेलेक्चुअल वाली ऑक्यूपेशन, जहाँ इंटेलिजेंस यूज आती है। हुज टास्क इज टू थिंक, रिसर्च एंड डेवलप आइडिया, यानी कि जो थिंकिंग बेस्ड काम है, जो लोग थिंक कर रहे हैं और जो टास्क को आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं, वो कैटेगरी एक्टिविटीज में आते हैं। इट इज कंसर्न विद हाई ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंफॉर्मेशन जनरेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन। अगर हम 2 एग्जाम्पल बताएं क्वाटरनरी एक्टिविटी के, वो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो है वो आते हैं इसमें। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ डिजिटल डिवाइड। शॉर्ट आंसर MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी अराइजिंग इन द कंट्रीज ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस ऑफ यूज ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल डिवाइड, यानी कि जब इनइक्वालिटीज राइज होती हैं नॉलेज की कमी होने की वजह से और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज किसी के पास है किसी के पास नहीं है, और तब अगर कोई गैप अराइज होता है तो उसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है आउटसोर्सिंग पे। आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन ओपनिंग अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेवरल कंट्रीज। जैसे हमारी कंट्रीज में भी आउटसोर्सिंग की वजह से बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज अराइज हुई है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग has resulted in the opening up of large number of call centers in India, China, Eastern Europe, Israel, Philippines and Costa Rica. It has created new job in these countries. Outsourcing is coming to those countries where cheap एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। आउटसोर्सिंग होता कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है, जैसे कि सपोज करो कोई एक अमेरिकन कंपनी है एंड उनको जो है अपनी कोई एक पर्टिकुलर टास्क करवाना है, उनको अपने लिए कोई एडवर्टाइजमेंट बनवाना है या उनको अपने लिए उनको कोई और अपना जो है कोई टास्क करवाना है एंड उनके लिए वहाँ पे अपनी कंट्री में अगर वो कराएंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। एंड सपोज करो वही सर्विस उन्होंने हमारी कंट्री से आगे सीख करी इंडिया से, तो उन्हें पर्टिकुलरली काफ़ी चीप पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सस्ता पड़ेगा उनको वो अपनी कंट्री के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आउटसोर्स, कि उन्होंने एक सर्विसेज हमारी कंट्री से आके जो है वो अवेल करी है, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे कि बहुत सारी BPOs होते हैं जहाँ पे बाहर की जो कंपनीज है उनके BPOs हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के जो इतने भी जो यहाँ पे फिर उससे जो है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दीज आर ऑल्सो आउट माइग्रेशन कंट्रीज, बट विद द वर्क अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग द माइग्रेशन फ्रॉम दीज कंट्रीज हैव कम डाउन। ठीक है, द नॉलेज एग्जाम्पल अगर इसके हम बात करें तो KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होती है। ठीक है, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, इसमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन को आउटसोर्स करने के लिए। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग भी होती है। तो ये एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग का जो है आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, अब हम पढ़ेंगे जो है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आप सभी चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इज अ फैसिलिटी और सर्विस फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल and different kinds of vehicles. It is an organized service industry that handles loading and unloading and delivery. ठीक है,
अब व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो सिग्निफिकेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये सब हमें नॉलेज अपने आप है गाइस। एक हो गया रोड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, ओशन, ये हमारे पास कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओशन जो होता है ट्रांसपोर्ट गुड्स टू द इंटरनेशनल गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ओशन ज़्यादा यूज होता है। रोड ट्रांसपोर्ट कैरीज गुड्स एंड पीपल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। अगर आपको रोड ट्रांसपोर्ट है तो भाई ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, डोर टू डोर सर्विसेज के लिए चीपर भी रहता है और फास्टर भी रहता है। रेलवेज आर मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज एंड बल्कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मटीरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ कंट्री। देखो रेलवेज बहुत अच्छा रहता है जब हमें विद इन अ कंट्री अगर ट्रेड करना हो और किसी गुड्स को जो है इधर से उधर करना हो यानी कि इधर से उधर पहुंचाना हो तो उसमें रेलवेज सही रहता है। एयरवेज आर मोस्ट सूटेड फॉर द हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स। अगर कोई हाई वैल्यू और पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाए तो उसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑल दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन अ वेल मैनेज सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफस्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बता दिया ट्रांसपोर्ट की, तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और साथ के साथ में कम्युनिकेशन ऑल्सो सिस्टम एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर आउटपुट है, उनके पास कोई अपना प्रोडक्ट है, तो भैया आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुँचने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होगी और उन्हें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होगी कि वो कॉल करके बताएंगे, आगे अपनी तरफ से जो है कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, वॉटएवर, कि वो जो है आगे तक अपना जो है अब बताएंगे इन्फॉर्मेशन कि उनका प्रोडक्ट रेडी है एंड इट इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। तो इसलिए कहीं पे भी अगर कोई भी जो है आप मानो कि लाइफ में हमारा जो भी चल रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। ईच रीजन प्रोड्यूसेस द आइटम फॉर विच इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। जैसे कि हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे काफ़ी रीजन ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए स्पेशल है। अब वहाँ से ट्रेड अगर हमें करना है उन कमोडिटीज़ का तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों की ज़रूरत है। मोबिलिटी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी, हमें भी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो हमें भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। Nowadays, various means of transport had made possible for a person to travel across the world। और इवन अब तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि हम वर्ल्ड में भी बहुत जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड केम क्लोजर एंड मे बी हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ डिजास्टर ऑल्सो। डिजास्टर्स के टाइम पे भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम सब एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री बट इट फेसेस वेरियस प्रॉब्लम। रेनी डेज में जो रोड्स हैं वो अनमेटल रोड्स बहुत सीरियसली डैमेज हो जाती है और इवन जो है ये फ्लड के टाइम पे भी वॉश हो जाती हैं और उससे रोड नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट system records heavy traffic when roads cannot cope up with the demand of heavy traffic, roads are heavily congested। heavy traffic होता है तो फिर वो आपको समझ सकते हो आप। huge amount of money is required for construction, road construction में बहुत पैसा लगता है and maintenance में भी, which affects the quality of roads mainly in developing country। road networks of the world are not fully developed, ठीक है। next question पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉर्डर रोड्स। तो आपको बॉर्डर रोड्स के बारे में बताना है। ये चैप्टर सेम हमारा इंडियन इकोनॉमी वाली बुक में भी होगा बट उसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो दीज आर द रोड्स विच आर बिल्ट अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। दीज आर मेनली बिल्ट फॉर डिफेंस पर्पसेस टू कनेक्ट रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज विद द सिटीज एंड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू बॉर्डर विलेजेस एंड मिलिट्री कैंप। व्हाट डू यू मीन बाय हाईवेज? तो हाईवेज आर मेटल रोड्स दैट कनेक्ट डिस्टिंक्ट प्लेसेस। These are constructed for unobstructed flow of traffic, ठीक है, कि ट्रैफिक ना हो, बिल्कुल सब आराम से लोग जाते रहें। These are 80 meter wide and provide separate traffic lanes, bridge, flyover, dual carriageways। In developed countries, every city and port town is linked through हाईवेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप सब रिवाइज करते रहो इन्हें। क्लासीफाई द रेलवे गॉजेस, ठीक है। तो रेलवे गॉजेस आर जनरली क्लासीफाइड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एज ब्रॉड गॉज, मेट्रो गॉज और नैरो गॉज, और ये आप इनका यूनिट्स देख सकते हो। अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच 2 टाउन्स आर कनेक्टेड बाय द ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ये रेलवेज वाटरवेज है ना, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को लर्न करने में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये जरूर आप पढ़ के जाना। विच 2 टाउन्स आर कनेक्टेड बाय ट्रांस कैनेडियन रेलवेज? तो वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया एंड द सेंट जॉर्ज न्यू फाउंडेशन। व्हाट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज? तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू विंड, ठीक है।
नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे ऑफ जर्मनी, तो राइन वाटरवे है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे ऑफ जर्मनी। नेम द नेविगेशनल कैनाल दैट सर्व एज अ गेटवे फॉर कॉमर्स फॉर बोथ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप, वो है स्विस कैनाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हम राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, तो इट इज चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग बल्की गुड्स एंड पैसेंजर ओवर डिस्टेंस इन अ कंट्री और विद इन 2 कॉन्टिनेंट्स। रेल ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स द कमर्शियल सेंटर्स ऑफ अ कंट्री एंड प्रोवाइड अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। कमर्शियल सेंटर्स को कनेक्ट करता है, रॉ मटेरियल भी पहुंचाता है, माइनिंग में बहुत काम आता है। ठीक है, द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पैसेंजर ट्रेन्स कैरी मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम देयर वर्क प्लेसेस, दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्यूटिंग पर्पसेज इन द रीजन। ठीक है, तो पीपल हो या गुड्स हो, रोड जो हमारी रेलवे ट्रांसपोर्ट है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन 96 एडवांटेजेस ऑफ ओशनिक रूट्स। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट रूट्स। ठीक है, कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा to the ocean, due to which the construction cost is saved because of the less friction of water as compared to the land. It is much cheaper mode of transport, cheaper भी रहता है compared to the land and air. Ocean transport is cheaper means for carrying bulky material over long distances. Water transport energy efficient भी होता है, it does not require maintenance. Oceans are linked with each other. The ship of various sizes can be accommodated. ठीक है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ लग जाएगी। स्टेट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विस कैनाल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट कम क्वेश्चन रहता है ये आपका। ठीक है, आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो स्विस कैनाल लिंक्स पोर्ट्स set in the north and Port Swiss in the south, connecting the Mediterranean Sea and the Red Sea. It has greatly reduced the sea route distance between Liverpool and Colombo as compared to the earlier Cape of Good Hope route. ठीक है, it has opened up a new route to the Indian Ocean for the Europeans, which improved the trade and commerce. It has no locks and it is 160 km long and 11 to 15 meter deep. It is joined by a navigable freshwater canal from the Nile, which supplies fresh water to Port Said and Suez. A railway line runs across the canal, which connects other parts of the region. तो जो भी आप आंसर ये नहीं, आपने जो अपना लर्न करा वो भी लिख सकते हो। Explain the significance of each of the transport and communication. तो ये बहुत एक मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ना हर एक जो भी आपने इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पढ़ा है सबकी आपको सबका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट कैसा है, रेलवे ट्रांसपोर्ट कैसा है, पाइपलाइंस पे क्वेश्चन आना बहुत चांसेस होते हैं, पाइपलाइन जरूर प्रिपेयर करना। इट इज़ यूज टू कैरी लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस भी। और कम्युनिकेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, इंटरनेट, तो इसका तो आप प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए। जो लोग इंस्टा चलाते हैं गाइड मैंने अपलोड कर दिया, जल्दी से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस गाइज हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज रोड ट्रांसपोर्ट, अब ऐसे कंपेरिजन वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट बेटर रेल से क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज चीपर देन रेलवेज, प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अनड्यूलेटिंग ट्रेन, यानी कि पहाड़ों पर ट्रेन नहीं जा सकती, रोड बन सकती है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड इट। फ्लाइट्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन बैड वेदर, एक्सीडेंट, हाईजैकिंग, बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम है इसके। लिस्ट आउट द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन। ठीक है, तो पाइपलाइन कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन। ठीक है, अंडर वाटर भी लग सकती है। इनिशियल कॉस्ट काफ़ी महंगी होती है बट ऑपरेशन काफ़ी आराम से हो जाता है। पाइपलाइन इंश्योर स्टेडी सप्लाई, इट मिनिमाइजेस ट्रांसशिप लॉसेस, यानी कि रास्ते में जो सामान गिर जाता है और ख़राब हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स वेरी लो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी नहीं होती। इट इज़ क्विक, चीप, एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लिस्ट द फैक्टर्स विच इफेक्ट द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, तो नेविगेबिलिटी ऑफ द वाटर बॉडी चैनल, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रिवर, कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर फ्लो, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड डिमांड। तो फैक्टर्स जो ये बताने इनलैंड ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा हमारे एडवांस क्यों नहीं कर पाता, उसके रीजंस आपको इसमें बताने थे। डिस्क्राइब द 3 एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर ट्रांसपोर्ट की 3 एडवांटेजेस क्या है। देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट ओशन रूट्स, लेस फ्रिक्शन की वजह से चीपर मोड है कंपेयर टू लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट, तो ये काफ़ी सही रहता है बल्कि मटीरियल्स के लिए भी। विच इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, डिस्क्राइब इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिजिएस्ट सी रूट जो वर्ल्ड में है वो है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार मैंने इसको जूम आउट कर दिया, यू कैन चेक दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। ठीक है, बिग ट्रंक रूट भी इसे बोला जाता है, तो ये आपको ना एमसीक्यू में आ सकता है, एक्सप्लेन बिग ट्रंक रूट, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट, अब बस आखिरी चैप्टर बचा है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बस अभी ये चैप्टर बुक 1 से लेफ्ट है, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर आप
आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वीडियो भी देख सकते हो। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज इन एग्जिस्टेंस बिकॉज एवरी प्लेस और कंट्री इन द वर्ल्ड हैज इट्स स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल, सोशल एंड कल्चरल स्पेशलिटी। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है भाई इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए? पहला रीज़न होता है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। देखो कोई ऐसी कंट्री उस पर पर्टिकुलर रिसोर्स है, कोई एक कंट्री उस पर पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है, तो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, मिनरल रिसोर्सेज की वजह से, क्लाइमेट की वजह से कोई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिसोर्स है दूसरे पे नहीं है, तो ऑब्वियसली उन्हें वो ट्रेड करके मंगवाना पड़ेगा। पॉपुलेशन फैक्टर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे यहाँ पे जो है क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सेम फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, जस्टिफाई विद द स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, आई वांट कि यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्यों कहा जाता है कि WTO सेम तरीके से काम नहीं करता डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE स्टडी मटेरियल का ही ये क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर पोर्ट कॉल्ड गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, क्लासिफाई पोर्ट ऑन वेरियस बेसिस। तो पोर्ट्स आर कॉल्ड गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड और इंटरनेशनल ट्रेड एज कार्गोज एंड ट्रैवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स। पोर्ट्स प्रोवाइड, पोर्ट पता है ना आपको, पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर कार्गो। तो पोर्ट यानी कि जहाँ पे समुद्र होते हैं, समुद्र के किनारे पे जहाँ सारे शिप्स होते हैं, जहाँ लोडिंग अनलोडिंग होती है। टाइप्स ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्ड, इंडस्ट्रियल पोर्ट होते हैं, कमर्शियल पोर्ट होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे इनलैंड पोर्ट्स होते हैं लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोर्ट्स, और आउट पोर्ट्स होते हैं, दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शन पे अगर हम बात करें, ऑयल पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, एंटरपोर्ट्स, नेवल पोर्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन कंसर्न्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड। तो मेन चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? सम टाइम ट्रेड लीड्स अ कंट्री टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्री, ट्रेड causes exploitation, commercially rivalry leading to wars, more trade leads to more production, therefore resources are exploited and population increases, oil and gas producing companies does not follow the norms of sustainable development. What are the three main aspects of international trade? Describe them. ठीक है, तो पहला होता है composition of trade. It means the nature of goods imported and exported by countries. In the beginning of the last century, trade of primary product was dominant. Now manufactured goods are dominant. Fuels and mining goods are also important contributors. Volume of trade, the actual tonnage of the weight trade makes up the volume. Total value of goods and services trade is considered volume of trade. Direction of trade, it means the country with which country trades. For example, Europe was the main exporter earlier, now China, India and competing with the developed countries. ठीक है, what was the form of trade in the primitive society? तो barter system रहा करता था primitive ज़माने में। barter system क्या होता है आप याद रखना। During Europe colonialism, which other form of trade emerged along with the trade of exotic commodities? Slave trade. What will negative balance of trade ultimately lead to for a country? तो negative balance of trade will ultimately lead to a exhaustion of its financial रिजर्व्स। ठीक है, डिफाइन डंपिंग। डंपिंग इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। डंपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफरेंट फॉर रीजंस एंड नॉट रिलेटेड टू क्रॉस। ठीक है, नेम एनी टू कंट्रीज ऑफ NAFTA, तो USA, कनाडा, मेक्सिको। वाई रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वर फॉर्म? तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वर फॉर्म इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज इन ट्रेडिंग आइटम्स एंड टू कर्ब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। वाई आर पोर्ट ऑलवेज रेफर टू एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड? तो ये हम कर चुके हैं, आप देख सकते हो फिर भी इस क्वेश्चन को। क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन एनी 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो वेरिएशन इन द अवेलेबिलिटी of natural resources, difference in the level of economic production, development, population factors होते हैं, transportation factor, government facilities, extent of foreign investment, cultural factor and size of population। ये फेज बेसिस होते, 5 बेसिस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। विद दिस ये भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट Q&A हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसके हम सोर्स बेस जरूर करने वाले हैं और MCQ भी इस चैप्टर के गाइस हम जरूर करेंगे। तो आप इस चैप्टर के MCQ एंड सोर्स बेस एंड मैप क्वेश्चन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस को चेक कर सकते हो, तो वहाँ से हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो विद दिस बाय, टेक बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गो एंड चेक आउट माय चैनल, वहाँ सोर्स इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो हर चैप्टर के नोट्स, जहाँ से आपका फुल रिवीजन हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे गिवन, सो यू कैन गो एंड चेक इट। और हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी की नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सभी सब्जेक्ट्स के, तो यू कैन गो एंड चेक इट। मैं चलती हूँ।